नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद सुरजीत चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान तथा उससे संबंधित विधियों पर चर्चा की थी। उसी के क्रम में आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की अगली विधि पर चर्चा करेंगे। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, जिसमें आज हम विकासात्मक विधि पर बात करेंगे। क्लियर दोस्तों, आइए देखते हैं विकासात्मक विधि क्या है। इस विधि में मुख्यतः वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक विधि है, इसमें वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, अर्थात विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इस विधि में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जो ये विकासात्मक विधि है, इसमें वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है और विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। इन अवस्थाओं में व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक और नैतिक विकास है, उसका अध्ययन किया जाता है कि ये विकास किस प्रकार, ये जो विकास है वो किस प्रकार से होते हैं। क्लियर दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं। जो विकासात्मक विधि है, विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक विधि किस विधि का नाम है, तो आप बताएंगे विकासात्मक विधि। इस विधि के दो प्रारूप हैं दोस्तों। इस विधि के कौन से प्रारूप हैं? दो प्रारूप हैं। पहला है कालानुक्रमिक विधि, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल मेथड बोलते हैं, और दूसरा है अनुप्रस्थ काट विधि, अनुप्रस्थ काट विधि, जिसे क्रॉस सेक्शन मेथड कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कालानुक्रमिक क्या होता है। कालानुक्रमिक विधि में व्यक्तियों के एक समूह का थोड़े थोड़े समय पर अध्ययन किया जाता है। जब कालानुक्रमिक विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसमें एक व्यक्तियों का एक समूह बना लिया जाता है और उस समूह का थोड़े थोड़े समय पर अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी उसका अध्ययन किया और कुछ समय बाद फिर देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन आए। इस तरह से कालानुक्रमिक विधि में व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ काट विधि की। अनुप्रस्थ काट विधि में अनेक समूह का एक साथ अध्ययन किया जाता है। कालानुक्रमिक विधि में एक समूह का थोड़े थोड़े समय पर अध्ययन किया जाता था। पहले उसका अध्ययन किया गया, फिर उसमें क्या परिवर्तन हुए ये देखा गया, फिर क्या परिवर्तन हुए, इस तरह से अध्ययन किया जाता है। लेकिन अनुप्रस्थ काट विधि में एक साथ कई ग्रुप्स ले लिए जाते हैं और उनका एक साथ अध्ययन किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि इसमें क्या समानता है। क्लियर दोस्तों? तो ये है कालानुक्रमिक विधि और अनुप्रस्थ काट विधि। ये दोनों जो विधियां हैं, ये विकासात्मक विधि के प्रारूप हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें और बताया गया है कि विकासात्मक विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। जो विकासात्मक विधि है वो कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। इसके निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, लेकिन इस विधि में समय अधिक लगता है और खर्च भी अधिक होता है। जो विकासात्मक विधि है, इसके जो परिणाम है वो कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ हैं, विश्वसनीय हैं, वैध हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा
लगता है और खर्च भी ज़्यादा, पैसे का खर्च ज़्यादा होता है और समय अधिक कंज्यूम होता है। इस वजह से इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अगली विधि है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या बताया गया है? तुलनात्मक विधि का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें प्राणियों के व्यवहार से संबद्ध समानताओं तथा विषमताओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि में बताया गया है कि इसका प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें प्राणियों के व्यवहार, प्राणियों में पशु पक्षी मनुष्य ये सभी आ जाते हैं। इसमें यह देखा जाता है जैसे दो प्राणियों को, मनुष्यों को लिया गया, उसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें क्या समानता है, इन दोनों में क्या समानता है और क्या समानताएं नहीं है, क्या विषमता है। ये है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें तुलना की जाएगी। क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं, तुलनात्मक विधि में पशुओं तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां तथा बुद्धि का विकास, मानव व्यवहारों के सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये देखा जाता है कि जैसे जो अन्य प्रजातियां हैं, जैसे एक प्रजाति हो गई मानव की, मनुष्य की प्रजाति हो गई, ऐसे पशुओं की प्रजाति हो गई, पक्षियों की प्रजाति हो गई, तो इनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है उसकी तुलना अन्य प्रजातियों से की जाती है कि मनुष्य की बुद्धि का विकास किस तरह से हो रहा है और अन्य प्रजाति के जो प्राणी हैं उनका विकास किस तरह से होता है। इस तरह से उनकी तुलना की जाती है और इनका यही क्या है, आपकी तुलनात्मक विधि है। क्लियर। इसके बारे में एक मनोवैज्ञानिक हैं लिंडग्रेन। लिंडग्रेन ने इसके संबंध में लिखा है, तुलना का अर्थ एक तत्व को दूसरे के साथ रखना और दोनों के निकट संबंध का अध्ययन करने से है। ये बात कहते हैं लिंडग्रेन। यदि आपसे पूछा जाए कि तुलना का अर्थ एक तत्व को दूसरे के साथ रखना और दोनों के निकट संबंध का अध्ययन करना, ये तथ्य किसने दिया है या ये कथन किसने दिया है, ये बात किसने कही है, तो आप बताएंगे कि ये लिंडग्रेन ने कहा है। क्लियर। तो ये थी आपकी तुलनात्मक विधि। समझ में आया। तुलनात्मक विधि का जो प्रयोग है वो लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है और इसमें बताया गया कि प्राणियों के व्यवहार से संबद्ध समानताओं तथा विषमताओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अभी आपको बताया गया कि कैसे तुलना की जाती है। अब अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि है? मनोविश्लेषणात्मक विधि। इस विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। क्लियर दोस्तों। इस विधि में है क्या, उस पर बात करते हैं। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है सामान्य एवं असामान्य प्रक्रियाओं और अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन द्वारा मन के गहन कारणों को खोजने के लिए एक तकनीकी विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है, इसमें मन के गहन कारणों को खोजने का प्रयास किया जाता है। ये तकनीकी विधि क्यों प्रयोग की जाती है, इसमें यह देखा जाता है कि मन कैसे कार्य करता है। आगे देखते हैं। इस विधि में व्यक्ति के चेतन, अर्धचेतन व अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये जो विधि है वो किस पर आधारित है? मन पर आधारित है। और इस विधि में मन का अध्ययन किया जाता है। आपको पता होगा कि मन 3 प्रकार के मन होते हैं, एक चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन क्या होता है। चेतन होता है जैसे जो हमारी दिनचर्या से जुड़े सभी कार्य हैं वो सभी कार्य चेतन मन के द्वारा किए जाते हैं। और अचेतन में हमने आपको बताया था कि जैसे जो व्यक्ति जब सोता है उसे नींद आती है, वो सपने देखता है, तो उस नींद और सपनों का संबंध किससे होता है? अचेतन मन से होता है। जब व्यक्ति सो रहा होता है, सपने देख रहा होता है, उस समय
व्यक्ति का अचेतन मन कार्य कर रहा होता है, उस समय व्यक्ति का अचेतन मन जागृत होता है। क्लियर दोस्तों। और अर्धचेतन के बारे में हमने बताया था कि मन का जो अवचेतन स्तर है या अर्धचेतन है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, जिसका संबंध ध्यान और निस्वार्थ भावना से होता है। क्लियर दोस्तों। तो ये थे आपके चेतन, अचेतन और अवचेतन मन। अच्छा, इससे संबंध ये हम कह सकते हैं कि दुनिया में दिखाई देने वाली हर वस्तु के 3 आयाम होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इसी प्रकार जो हमारा मन है उसके भी 3 आयाम हैं। और वो 3 आयाम कौन से हैं? ये चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अर्धचेतन को अवचेतन भी कहते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें, जैसे कोई उदाहरण ले लें, तो जो मन है, मन की संरचना काफ़ी हद तक समुद्र में डूबी हुई विशालकाय बर्फ की चट्टान की जैसी होती है। जो हमारा मन है वो बर्फ की चट्टान की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र में बर्फ की जो चट्टान है वो डूबी रहती है, उसी तरह से हमारा मन है। जो समुद्र की ये जो चट्टान होती है बर्फ की, उसका कुछ हिस्सा सतह के ऊपर होता है जिसे हम देख पाते हैं। बर्फ की चट्टान का जो कुछ हिस्सा होगा वो सतह के ऊपर होगा जिसे हम देख पाएंगे, तो इसे हम चेतन मन कह सकते हैं। क्योंकि चेतन मन के द्वारा ही हम अपनी दिनचर्या के जो भी कार्य होते हैं वो चेतन मन के द्वारा करते हैं, दिखाई देते हैं वो कार्य। तो इसी तरह जो चट्टान है, चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये चेतन मन है। बर्फीली चट्टान का शेष भाग पानी में डूबा रहता है। इसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक हम स्वयं गहराई में ना जाएं। क्या हम ऊपर से उस चट्टान के जो भीतरी हिस्से को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमें उसे देखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा और गहराई में जाना पड़ेगा। और चट्टान के इस भाग की तुलना अचेतन मन से की जा सकती है। इन दोनों हिस्सों के अतिरिक्त बर्फीली चट्टान का एक हिस्सा है जो वाष्प बन जाता है और आकाश में छोटे छोटे बादल बनकर मड़ाने लगता है। जब बर्फ पिघलती है तो वो किस रूप में बदल जाती है? वाष्प में। तो उस चट्टान का एक छोटा जो हिस्सा है वो वाष्प बनकर आकाश में चली जाती है और बादल बनकर आकाश में मंडराने लगते हैं। तो उसे हम अर्धचेतन मन या अवचेतन मन कह सकते हैं। उस बादल तक पहुंच पाना लगभग असंभव है। यही कारण है कि जो ध्यान है कठिन है और समाधि दुस्साध्य है। क्योंकि हम अवचेतन मन से क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, समाधि में जाता है, ये सब कार्य किस मन से होते हैं? अवचेतन मन या अर्धचेतन मन से। क्लियर दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन क्या है। ये जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, ये पूरी आपके मन का अध्ययन करती है और मन क्या होता है, उस कैसे काम करता है, ये आपको बता दिया गया है। अचेतन मन के अध्ययन के द्वारा अतृप्त इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे व्यवहार को सुधारा जा सके। अचेतन मन के अध्ययन के द्वारा क्या किया जाता है? अतृप्त इच्छाओं का अध्ययन। आगे देखते हैं। व्यक्ति की भावना ग्रंथियों की जानकारी तथा मानसिक विकारों आदि को दूर करना इस विधि से ही संभव है। यदि परीक्षा में प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाए कि व्यक्ति की भावना ग्रंथियों की जानकारी करना तथा मानसिक विकारों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता पाएंगे कि मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है। क्लियर दोस्तों। आपको ये विधि समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस विधि में क्या, या जो भी आगे हम विधियां बता रहे हैं या बताई हैं, उसमें कोई आपको अगर संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है नैदानिक विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? नैदानिक विधि। निदान शब्द को अंग्रेजी में डायग्नोसिस कहते हैं। निदान शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस शब्द है ये डिगोनोस से बना है। डायग्नोसिस शब्द किससे बना है दोस्तों? डिगोनोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कारण जानना या जांच करना। इस विधि में छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं के कारण को जानकर उसका समाधान किया जाता है। नैदानिक विधि में क्या किया जाता है, जो बालक है उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको उसके कारण को जानना होगा कि ये समस्याएं इसको क्यों आ रही हैं, इसका कारण क्या है, और उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उनका समाधान किया जाता है। किस विधि के द्वारा? नैदानिक विधि के द्वारा। तो बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि नैदानिक विधि क्या है। नैदानिक विधि में बालक की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको जानना होता है और उनका समाधान किया जाता है। और निदान शब्द को अंग्रेजी में डायग्नोसिस कहते हैं, और डायग्नोसिस शब्द डायग्नोस से बना है, डायगोनोस से बना है। क्लियर? जिसका अर्थ क्या होता है? कारण जानना या जांच करना। इस विधि के 3 स्तर हो सकते हैं। जैसे निदान करना। निदान का मतलब है कारण जानना, कारणों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना। फिर जो आपने कारण जाने उसके जो गूढ़ पक्ष हैं उनका अवबोध करना, उन्हें समझना, फिर उसका उपचार करना, मतलब उसमें सुधार लाने का प्रयास करना। तो पहला आपका निदान, फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन करना, फिर रेमेडीज, उसका उपचार करना। ये 3 स्तर हो गए। तो समझ में आ गई नैदानिक विधि क्या होती है। अब इसमें आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। नैदानिक विधि में व्यक्ति के सम्मुख आने वाली जटिलताओं के कारण का अध्ययन नैदानिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। जो जटिलताएं यानी कि जो कठिनाइयां आती हैं, जो व्यक्ति के सम्मुख जो कठिनाइयां होती हैं उनका कारण का अध्ययन नैदानिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। आगे, यह विधि एक व्यक्तिगत अध्ययन की विधि है जिसमें जटिलताओं से संबंधित कारणों का अध्ययन करके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि के द्वारा मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बालक, कुसमायोजित बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली बालक हैं इनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और कारण पता किया जाता है कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। उस कारण को जानने के बाद उसका अवबोध किया जाता है और फिर उसका उपचार किया जाता है। उपचार यानी कि रेमेडीज, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। यही नैदानिक विधि है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो नैदानिक विधि है शिक्षा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक महत्व है। ये भी आप नोट कर लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वाधिक महत्व है। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं, अगली विधि देखते हैं। अगली विधि क्या है? अगली विधि है उपचार विधि। उपचार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेमेडी शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है समाधान खोजना। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार को अंग्रेजी में रेमेडी बोलते हैं और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समाधान खोजना। इस विधि में क्या होता है? इस विधि के द्वारा छात्र की सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए विधियों का निर्माण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत समस्या को नहीं देखते हैं। जैसे कोई ग्रुप है बालकों का या क्लास की बात करें तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसकी जो सामूहिक समस्याओं को देखा जाएगा, फिर उसके लिए समाधान किया जाएगा। यही इस विधि में किया जाता है। इस विधि के द्वारा छात्र की सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए विधियों का निर्माण किया जाता है। और जो उपचार विधि है इस विधि को उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। यदि इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि उपचारात्मक विधि किसे कहा जाता है और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं उपचार विधि या नैदानिक विधि
विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तो आप बता पाएंगे कि उपचारात्मक विधि किसे कहा जाता है? उपचार विधि को। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। अब अगली विधि पर बात करेंगे। अगली विधि का नाम है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा सर्वाधिक प्रचलित विधि है, जो अभी आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में जो की जा रही है जिस विधि, उसमें से एक विधि है सर्वेक्षण विधि। और ये बहुत ही प्रचलित विधि है। इस विधि में व्यक्तियों की प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके का मतलब ये है कि जो व्यक्तियों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को इकट्ठा किया जाता है कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, फिर उसके आधार पर उनका हल किया जाता है। ये है इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, उनका हल किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं सर्वेक्षण विधि को। सर्वेक्षण विधि को सांख्यिकीय विश्लेषण विधि के अंतर्गत रखा गया है। जो सर्वेक्षण विधि है इसको सांख्यिकीय विश्लेषण विधि के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि को अत्यंत उपयोगी माना जाता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। इस विधि को सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। और इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा परीक्षण आदि मापन उपकरणों एवं प्रविधियों के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपको समझ में आया कि उपचार विधि में क्या होता है। इस विधि में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा परीक्षण आदि मापन उपकरणों एवं प्रविधियों के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। ये थी आपकी सांख्यिकी सर्वेक्षण विधि। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं। वैज्ञानिकता होने के कारण यह विधि अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक है। जो भी ये पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं इसे आप नोट जरूर करिए, और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। इन्हीं नोट से या इन्हीं पॉइंट से आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगली विधि है प्रश्नावली विधि। इसमें क्या बताया गया है? प्रश्नावली विधि, इस विधि के प्रतिपादक R.S. वुडवर्थ हैं। इस विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? R.S. वुडवर्थ। इस विधि में जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उससे कुछ निश्चित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में प्राप्त किए जाते हैं। किया नहीं, ये किए जाते हैं, यहाँ किए हैं। प्रश्नावली विधि के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें प्रश्नों के माध्यम से समस्या का हल किया जाता है। यदि आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे कि R.S. वुडवर्थ है। और इस विधि में किस तरह से काम किया जाता है, इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाना है उससे कुछ निश्चित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? प्रश्नों के उत्तर के आधार पर उस व्यक्ति के व्यवहार की परिकल्पना की जाती है। समझ में आया? जैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके सामने कुछ प्रश्न रखे जाएंगे, उसको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उससे ये कहा जाएगा कि आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही उस व्यक्ति के व्यवहार की परिकल्पना की जा सकती है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है।
ऐसा क्यों होता है? प्रश्नों से उत्तर से उसके व्यवहार का अध्ययन क्यों कैसे किया जाएगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर लिखते समय अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा, जो उसे अनुभव प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करेगा, मनोभावों का प्रयोग करेगा, जो उसकी जिस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है, जिसके आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए कि बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डालिए, बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर आप अपने विचार रखिए, तो जो आपके अनुभव हैं, जो आपके मनोभाव हैं बेरोजगारी को लेकर, या जो आपकी प्रवृत्ति है, उसी के आधार पर तो आप उत्तर लिखेंगे उसका। तो उस उत्तर को देखकर, उस उत्तर को जांचकर आपके व्यवहार का पता किया जाता है, आपके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। यही है, यही विधि है, जो यही प्रश्नावली विधि है, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह ऐसी विधि है जिसमें प्रश्नकर्ता के सम्मुख उत्तरकर्ता का होना अनिवार्य नहीं होता है। अध्ययन करने के लिए जो उत्तर दे रहा है उसका सामने होना जरूरी नहीं है। जैसे उसे कुछ प्रश्न दे दिए गए और उससे कहा गया कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए लिख के, उसने उन प्रश्नों का उत्तर लिख के दे दिया। अब वो सामने हो या ना हो, फिर भी उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगली विधि है, अगली कौन सी विधि है? अगली विधि है मनोभौतिकी विधि। अगली कौन सी विधि है? मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। मनोभौतिकी विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो मनोभौतिकी विधि है, इसमें क्या किया जाता है? जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? इस विधि के अनुसार मानव एक यंत्र की भांति कार्य करता है तथा मनुष्य मन एवं शरीर से युक्त सापिंड है। इस विधि में मानव एक यंत्र की भांति कार्य करता है, मतलब यह शरीर एक यांत्रिक प्रणाली है, एक यंत्र की तरह है। क्लियर दोस्तों? इस विधि के अनुसार मानव एक यंत्र की भांति कार्य करता है तथा मनुष्य मन एवं शरीर से युक्त सापिंड है। यानी कि जो मनुष्य है वो मन और शरीर का संबंध है, एक रिलेशन है। इंग्लिश में से कह सकते हैं मैन इज द रिलेशनशिप ऑफ माइंड एंड बॉडी। क्लियर दोस्तों? समझ में आया मनोभौतिक विधि क्या होता है? अब आगे बात करते हैं। अगली विधि है आपकी प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जॉन स्टुअर्ट मिल के एकल चर नियम पर आधारित है। जो प्रयोगात्मक विधि है वो किस पर आधारित है? चर नियम पर आधारित है। अच्छा, चर क्या होता है? चर नियम क्या होता है? चर क्या होते हैं? तो चर के लिए आपको हम बता दें कि जो जैसे जो प्रयोग करता है या अध्ययन करता है, जिन पक्षों को मापता है, नियंत्रित करता है या संचालित करता है, वे पक्ष ही क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो चर आपको समझ में आया। और ये जो प्रयोगात्मक विधि है ये एकल चर नियम पर आधारित है। इसमें आगे और बात करते हैं। वर्ष 1872 में प्रकाशित उनकी पुस्तक, किनकी? जॉन स्टुअर्ट मिल की, इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। उस पुस्तक का नाम है मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। में इसका वर्णन है, ये जो एकल चर नियम है इसमें इसका जो वर्णन है वो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी नामक पुस्तक में किया गया है। आगे देखते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने नियंत्रित घटनाओं के मध्य तार्किक संबंध स्थापित करने वाले 5 कानून का वर्णन किया है, जिसका एक कानून, जिसे अंतर का कानून अथवा अंतर की विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया है? इस पुस्तक में उन्होंने नियंत्रित घटनाओं के मध्य तार्किक संबंध स्थापित करने वाले 5 कानूनों का वर्णन किया है, जिसका एक कानून क्या है? जिसे अंतर का कानून या अथवा अंतर की विधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों?
और इस विधि, तो ये थी आपकी प्रयोगात्मक विधि। और इस विधि में जो चर होते हैं वो मुख्य 3 प्रकार से होते हैं। चर जो हैं वो कितने प्रकार से होते हैं? 3 चर होते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है, एक पराश्रित चर होता है और एक हस्तक्षेपी चर होता है। क्लियर दोस्तों? चर अभी हमने आपको बताया कि जो अध्ययन करता है, जिन पक्षों को मापता है या नियंत्रित करता है या संचालित करता है, वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। स्वतंत्र चर में क्या है? वह चर जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और उस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखता है, स्वतंत्र चर में। और तीसरा चर है पराश्रित चर। वह चर जिसमें प्रयोगकर्ता सावधानी पूर्वक व्यवहार में आए परिवर्तन का निरीक्षण करता है और उसे रिकॉर्ड करता है। ये क्या है? ये पराश्रित चर में करता है। क्लियर दोस्तों? हस्तक्षेपी चर में एक प्रकार का संभाव स्वतंत्र चर होता है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। इसे प्रयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित कर दिया जाता है। तो ये थे 3 चर, स्वतंत्र चर, पराश्रित चर और हस्तक्षेपी चर। और जो आपकी प्रयोगात्मक विधि है इसमें मुख्य रूप से यही 3 चर होते हैं। आधुनिक समय में कार्य कारण संबंध की स्थापना हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोगात्मक विधि है इसका जो प्रयोग है कार्य कारण संबंध की स्थापना के लिए। कार्य कारण संबंध क्या होता है? कार्य कारण संबंध कहते हैं कि जो कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, यही कार्य कारण संबंध है। इसकी स्थापना के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो उसका व्यवहार इस तरह का क्यों है, उसकी प्रवृत्ति इस तरह की क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, तो यही हुआ आपका कार्य कारण संबंध। इसकी स्थापना के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। अब चूंकि ये वैज्ञानिक विधि है इसलिए इसके जो परिणाम हैं वो विश्वसनीय होंगे, वैध होंगे। मतलब इसके जो परिणामों में विश्वसनीयता तथा वैधता होती है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया प्रयोगात्मक विधि क्या होता है? अगर आपको कोई इसमें संदेह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जो भी विधियां बताई गई हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जो विधि आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए धन्यवाद।